आपको मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ और पॉलिटिकल साइंस का प्रथम जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हो चुका है। दूसरा जो सोवियत संघ का अंत है वो चल रहा है, उसका मेरा ये 5वां वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे कि शॉक थेरेपी और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे। पहले तो हमने देखा कि शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी एक तरह से थी कि किसी को नुकसान पहुंचा करके उपचार करना। पहले उसको धक्का दो या फिर उसको चोट पहुंचाओ, फिर उसके बाद में उसकी मलहम पट्टी लगाओ, उसे सहानुभूति दर्शाओ। तो इसी तरीके की एक मॉडल जो पश्चिम देशों ने साम्यवादी देशों में अपनाया था, उसका लोगों ने जो नाम दिया था उसे शॉक थेरेपी कहते हैं। ये जो शॉक थेरेपी थी, ये क्यों इसको शॉक थेरेपी कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हम उसके परिणामों के बारे में चर्चा नहीं कर लेते हैं। तो अभी हम परिणामों की चर्चा कर लेते हैं कि कहाँ-कहाँ क्या-क्या नुकसान हुआ है और कितना नुकसान हुआ है, क्या वास्तव में ये साम्यवादी राष्ट्रों के लिए बेहद निराशाजनक रहा है या फिर फायदेमंद का सौदा रहा। चलो चलते हैं और इसमें हम बात करते हैं शॉक थेरेपी का परिणाम। शॉक थेरेपी के परिणाम। शॉक थेरेपी क्या थी, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया आपको। अब देखिए परिणाम के बारे में हम चर्चा करेंगे। हमने देखा यहाँ पर कि सबसे पहले संपत्ति का क्या किया गया था, निजीकरण किया गया। मतलब कि जो संपत्ति पहले सरकार के पास थी, सार्वजनिक हिस्से में थी, उसको अब लोगों में बांट दिया गया या फिर निवेश के लिए खोल दिया गया। अब संपत्ति सरकार के पास नहीं रहेगी बल्कि लोगों के पास रहेगी। यही पूंजीवाद का प्रथम पॉइंट है कि भाई किस तरीके से हमें जो संपत्ति है उसको किन लोगों को देना है। तो ये था। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सरकार के पास उद्योग जो थे, उद्योग धंधे हैं, उनका क्या करना है, क्योंकि ये भी सरकार की क्या है, संपत्ति है। इससे क्या है, सरकार को आय होती है और लोगों में जो संपत्ति से प्राप्त आय है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो इसका भी क्या करना है, निजीकरण करना है। सीधा सा है कि लोगों को बांटना है, ये सरकार के हिस्से में कुछ नहीं होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे कि सरकार के कार्यों में क्या अंतर आया, कार्यों में क्या अंतर आया। शॉक थेरेपी के बाद में सरकार के कार्यों में क्या अंतर आया। सरकार के जो मुख्य घटक हैं, या यूं कहा जाए कि शॉक थेरेपी के बाद में सरकार की भूमिका क्या रही, उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे कि संविधान जो बना, क्योंकि आपको पता है जब नई व्यवस्था लाई जाएगी तो संविधान में अमेंडमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो संविधान बनाया गया उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, तो प्रावधानों के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यायपालिका की बात करेंगे। फिर इसके बाद में हम निष्कर्ष की बात करेंगे कि ये जो है क्या इस सदमे से जो साम्यवादी राष्ट्र थे वो उभर पाए कि नहीं उभर पाए, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ी बात हम बात कर लेते हैं संपत्ति के निजीकरण की। देखिए संपत्ति यहाँ पर आपने देखा कि संपत्ति यहाँ पर भूमि थी और भूमि के ऊपर सामूहिक खेती की जाती थी, सामूहिक खेती की जाती थी। तो सामूहिक खेती की जाती थी तो इसका मतलब था कि सभी लोगों के पास उसका हिस्सा था। सभी लोग जो उनसे प्राप्त राशि होती थी, लाभ प्राप्त होता था, उसको डिस्ट्रीब्यूट सभी लोगों में किया जाता था। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि जब संपत्ति का हम निजीकरण कर देंगे, लोगों को दे देंगे, तो जिसके पास वो संपत्ति जाएगी प्रतिफल उसी को ही प्राप्त होगा। अब दूसरा व्यक्ति तो नहीं ले सकता उसको। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सामूहिक लाभ होता था अब वो किसके हाथों में जाने लगा, निजी हाथों में जाने लगा।
तो निजी लाभ होने लगा। तो जो अन्य लोग इसके ऊपर काम करते थे, खेती करते थे या फिर उनसे आय प्राप्त करते थे, तो उनको अब प्राप्त नहीं होने लगा। तो इससे कुछ लोगों को ही क्या हुआ, फायदा हुआ। तो सभी को तो नहीं हुआ ना, कुछ लोगों को ही क्या हुआ, फायदा हुआ, लोगों को लाभ हुआ। फिर देखिए एक चीज और आती है, जब निजी हाथों में चली जाती है, पहले तो सभी लोग प्रयास करते हैं कि भाई इसमें उत्पादन को बढ़ाया जाए। जैसे फसल है तो अगर हम 10-20 लोग इकट्ठे होकर के खेती करते हैं तो उसमें उत्पादन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि निजी हाथों में अगर चला जाता है तो उत्पादन क्या है, धीरे धीरे कम होता है। एक स्तर के बाद में हो सकता है बाद में नए सुधार लाए जाएं जिससे इसमें सुधार हो और उत्पादन बढ़े। लेकिन होता क्या है कि सामूहिक खेती में सभी जो लोग थे वो बराबर का श्रम करते थे और उसके बाद में जो लाभ प्राप्त होता था उससे प्राप्त करते थे। लेकिन निजी हाथों में जाने से जो लोग इनसे अलग हुए, उन्होंने इसमें काम करना बंद कर दिया। अब केवल निजी व्यक्ति ही उनके ऊपर खेती करता था और वह मॉनिटरिंग करता था, मजदूर लगा करके करो या किसी और माध्यम से करो, तो ये करते थे। तो इससे क्या हुआ कि कुछ लोगों को लाभ हुआ लेकिन उत्पादन में कमी आ गई। तो उत्पादन में जब कमी आई, उत्पादन में कमी आएगी, तो उत्पादन में कमी आएगी तो लोगों को खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाई। लोग खाद्यान्न पूरा नहीं, लोगों को खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए यहाँ से एक चीज आई कि जो पहले निर्यात करते थे खाद्यान्नों का, अब आयात करना पड़ा। आयात जब करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है कि हमें पैसा दूसरे देशों को देना पड़ेगा, तो उसके कई नुकसान होंगे। अभी ये बात करेंगे। फिर उसके बाद में हमने देखा कि उद्योगों का निजीकरण हुआ। यहाँ पर बहुत सारे जो उद्योग थे सरकार के द्वारा जो नियंत्रित किए जाते थे, तो उनको अब निजी हाथों को सौंप दिया गया। तो सबसे पहली बात थी कि औद्योगिक नीति लेके आए, औद्योगिक नीति लेके आए। औद्योगिक नीति जो थी वो उसमें क्या था कि अब उद्योगों के ऊपर नियंत्रण सरकार का नहीं रहेगा। किसका नहीं रहेगा? सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। तो किसका रहेगा? बाजार का रहेगा। ये बाजार का नियंत्रण कैसे होता है? बोला होता कैसे है कि इसमें जो भी वस्तु का निर्माण होगा, पहली बात तो वस्तु का निर्माण कितना किया जाएगा ये डिपेंड करेगा कि उस बाजार में उसकी खपत कितनी है, कितनी मांग है उसकी। फिर दूसरी चीज है कि वस्तु की मांग के आधार पर उसका उत्पादन बढ़ाया घटाया जाएगा। फिर उसके मूल्य का निर्धारण कौन करेगा? ये भी कौन करेगा? बाजार करेगा। वो कैसे करेगा कि वस्तु की जब लोग डिमांड करेंगे तो मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ेगी तो ये उत्पादन भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मूल्य मांग के और आपूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। तो मांग और आपूर्ति किस में होती है? बाजार में होती है। बाजार के परिधि में निर्धारित होती है कि वहां पर वस्तु का कितनी मांग हो रही है और कितनी सप्लाई हो रही है। तो उस आधार पे बाजार मतलब उपभोक्ता निर्धारित करेंगे कि वहां उस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं आप लोग बाजार में जाते हैं और बाजार में सामान को देखते हैं। चलो मान लेते हैं अपन जूतों की बात कर लेते हैं। जैसे सर्दियां आती है तो जूतों की सेल बढ़ जाती है और गर्मियां होती हैं तो जूतों की सेल कम हो जाती है। तो डिमांड कम हो जाती है गर्मियों के अंदर, इसलिए उनके डिमांड कम होने से वहाँ उन वस्तुओं की जो वैल्यू है कम हो जाती है। आप गर्म कपड़े देखेंगे, गर्म कपड़े भी इसी तरीके से कि सर्दियों में तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए उनका मूल्य बढ़ जाएगा। और सर्दियों में जैसे ही सर्दियां जाएंगी उसके बाद में उनका मूल्य धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो यही हमने देखा निजीकरण में। तो हुआ क्या, जब सरकार का नियंत्रण समाप्त हुआ तो और बाजार का नियंत्रण हुआ, तो इससे जो है बाजार व्यवस्था स्थापित हुई। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं अहस्तक्षेप।
नीति। क्या कहते हैं इसको? ए हस्तक्षेप की नीति कहेंगे। दूसरी चीज है कि जो यहाँ पर उद्योग है, अब उसका क्या करना है? निजी हाथों में देना है। तो जो रूस के, अभी इसमें बताया है कि लगभग रूस के 90% जो उद्योग थे उनको बेचा गया। किसको बेचा गया? जो भी खरीदने वाला था। लेकिन ये उद्योग किसी एक व्यक्ति के तो नहीं थे, उस समय पूरे सार्वजनिक थे, तो इनमें जो हिस्सेदारी थी लोगों की, सभी की थी। तो उनको क्या दिया गया? एक अधिकार पत्र दिया गया। जैसे मान लेते हैं आप किसी देश के नागरिक हैं और उस देश की सारी संपत्ति सभी लोगों की है, तो आपका भी हिस्सा बनता है उसमें। तो आपको भी एक अधिकार पत्र दिया गया कि भाई आप भी इन्हें खरीद सकते हैं और आप भी अपना लाभ या अपना जो हिस्सा है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो हुआ क्या कि लोगों को जब अधिकार पत्र दिए गए तो जो गरीब लोग थे, मजबूर थे, तो उन्होंने धन की कमी को देखते हुए ये जो है अधिकार पत्र काला बाजार में बेच दिए। काला बाजार में मतलब कम दामों में बेच दिया, काला बाजारी होने लगी, लोग खरीदने लगे। तो यहाँ पर 90% जो उद्योग थे वो सारे के सारे अमीर लोगों को बेच दिए गए। इस घटना को इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सेल कहते हैं। मतलब इतनी बड़ी संख्या में उद्योगों को बेचा गया, इस घटना को क्या कहेंगे? अब लेकिन एक चीज और यहाँ पर छूट गई। वो छूटी क्या कि जो उद्योग थे अधिकार पत्र तो सभी को जारी कर दिए, लेकिन ये जो उद्योग थे इनकी कीमत जो है कम आंकी गई, कीमत कम आंकी गई। तो कम कीमत पे इनको लोगों को बेचा गया। तो इससे क्या हुआ कि जो लोगों को वास्तविक मूल्य प्राप्त होना था वो वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसके कारण से सरकार को भी और लोगों को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना से अब देखिए यहाँ पर भी उत्पादन कम हो रहा है, इस घटना से भी उत्पादन में भारी कमी आई। तो उत्पादन जब कम होगा तो वही हमें आयात करना पड़ेगा, वस्तुओं का आयात जब करना पड़ेगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा, जो हमारा पैसा था उसके मूल्य में, मतलब जो रूस का जो रुपया था रूबल, उसके मूल्य में भारी गिरावट देखने को मिली। भारी गिरावट देखने को जब मिली तो यहाँ पर मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो गई। तो उत्पादन में भी कमी, आयात में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, और रुपए के जो उसकी मुद्रा थी उसके मुद्रा में क्या हो गई? कमी हो गई। तो यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ रही है। क्या हो रही है? मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो मुद्रास्फीति बढ़ने से यहाँ एक नया संकट पैदा हो जाता है, और नया संकट लोगों के जीवन यापन के या जीवन स्तर को बेहद रूप से प्रभावित करता है। होता क्या है कि यहाँ जो लोगों के पास जमा पूंजी थी, जमा पूंजी जो थी वो जाती रही। लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो सारी सारी समाप्त हो गई है। अब लोग बेरोजगार हो गए, अब आय नहीं रही लोगों के पास में, लोग बहुत वीक हो गए। तो और परंतु एक दूसरा वर्ग था जो माफिया वर्ग था, जो इनको खरीद रहा था। एक नया वर्ग उत्पन्न हुआ। क्या वर्ग हुआ? माफिया वर्ग। भाई इनको यहाँ पर जो सरकार द्वारा ये उद्योग बेचे जा रहे थे, कोई खरीद रहा था और ये अधिकार पत्र भी खरीद रहा था। तो ये नया वर्ग जो था इसको वहां पर माफिया वर्ग कहने लगे। माफिया वर्ग जो था ये अमीर होता चला गया, और बाकी जो था जिनके पास आय के साधन नहीं थे वो क्या होता चला गया? गरीब होता चला गया। दूसरा कौन सा था? गरीब वर्ग। तो दो वर्गों का यहाँ पर समाज में दो वर्ग निकल के आए कि एक अमीर वर्ग हो गया, एक गरीब वर्ग हो गया। दूसरा हम देख रहे हैं कि इससे क्या है,
जो वस्तुओं जो उद्योग थे वो सारे के सारे लगभग बेच दिए, तो उत्पादन में कमी आई। तो यहाँ पर जो है जीडीपी में सर्वाधिक कमी देखने को मिली, सर्वाधिक कमी देखने को मिली। यहाँ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना पड़ेगा भाई लोग। भाई आपके पास जब पैसे नहीं रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं से तो लोगे ना, चाहे 2% से लो, 4% से लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साख क्या है। अगर आपकी साख ही बेहद गिरी हुई है, आप तो बिल्कुल ही नालायक हैं और आपको तो कोई पैसा ही नहीं देना चाहता, तो आपको अगर पैसा लेना है तो आपको अधिक ऋण देना पड़ेगा, आपको अधिक परसेंट पर ब्याज दर पर लेना पड़ेगा। तो यही घटना हुई यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में आईएमएफ ने अपने रूल्स इनके ऊपर थोप दिए, जिससे इनको ये सारी और घटनाओं को करना पड़ा। फिर उसके बाद में हम देख रहे हैं कि सरकार जो कार्य कर रही है, सरकार के कार्यों में क्या कमी आई कि सरकार जो अभी तक लोगों को सहायता पहुंचा रही थी, लोगों को सहायता पहुंचा रही थी, रियायतें दे रही थी, सुविधाएं प्रदान कर रही थी, अभी तक जो कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे उनके स्थान पर यहाँ पर वो बंद कर दिए गए। और बंद करने के कारण जो गरीब वर्ग था उसको भारी नुकसान हुआ और गरीब होते चले गए वो लोग। तो सरकार जो अभी तक कल्याण का काम करती थी, अब वह हस्तक्षेप की नीति अपनाने लगी कि भाई आप लोग ही अपना विकास स्वयं करें, हम आपकी सहायता नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर समाज में देखिए, समाज में 3 वर्गों का संभवतः 3 वर्ग माने जाते हैं। पहला तो अमीर वर्ग हो गया, दूसरा गरीब हो गया, और तीसरा जो वर्ग आया मध्यम वर्ग। मध्यम जो वर्ग था, ये वर्ग सबसे ज्यादा नुकसान में रहा, क्योंकि यह मेहनत कश और विशेषज्ञ थे। तो यहाँ पर जो उद्योगों को या फिर कृषि क्षेत्र को जब निजी हाथों में दिया गया तो इनकी सबसे ज्यादा नौकरियां गई, तो नौकरियां भी इनकी गई, इनको ही हाशिए पर धकेल दिया गया। इसी कारण से ये लोग या तो गरीब रेखा में आ गए या फिर ये बाहर चले गए। तो इस प्रकार से समाज में ये व्यवस्था उत्पन्न हुई और ये व्यवस्था विषमता का कारण बनी। अब विषमता तो आएगी ही ना, लोगों के पास आय नहीं रहेगी, लोगों के पास काम नहीं रहेगा, रोजगार नहीं रहेगा, तो लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। तो इससे जो है, जो मध्यम वर्ग है उसकी नौकरियां सबसे ज्यादा जाएंगी और ये वर्ग जो है गरीबी रेखा। पूंजीवादी व्यवस्था थी, उसमें उदारीकरण की नीति लानी पड़ी। उदारीकरण भी लाया गया कि सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे और एक नया संविधान बनाया जाए। क्या बनाया जाए? संविधान बनाया जाए। संविधान में हड़बड़ी में इनको संविधान बनाना पड़ा, क्योंकि इनका सबसे ज्यादा जो फोकस था वो संपत्ति को लेकर था, अर्थव्यवस्था को लेकर के इनका फोकस था। देखियो आगे क्या हुआ कि संविधान बनाने की बात आई कि भाई देखिए, पूंजीवादी जो व्यवस्था है, पूंजीवादी, उसमें लोकतांत्रिक की व्यवस्था को लाना अनिवार्य होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है कि लोगों की सरकार होनी चाहिए, लोगों की सरकार होनी चाहिए और चुनी हुई होनी चाहिए।
अब यहाँ पर लोगों की जो सरकार बनाई गई तो जल्दबाजी में क्या हुआ कि कार्यपालिका को यहाँ पर सर्वे सर्वा बना दिया। कार्यपालिका को क्या कर दिया गया, को सर्वे सर्वा बना दिया गया। जबकि होता क्या है कि इनमें संतुलन होता है, सरकार के जो जितने भी अंग हैं उनमें संतुलन होता है, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो। तो इनमें क्या होता है, संतुलन होता है, एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करती है। कोई भी अंग सर्वे सर्वा या निरंकुश नहीं हो सकता, वह दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इस व्यवस्था को ओवरलैप करना ही सबसे बड़ा नुकसानदायक होता है। और ये जो व्यवस्था थी यहाँ पर देखने को मिली कि कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति यहाँ का सर्वे सर्वा हो गया, राष्ट्रपति। और संसद को जो जनता के लोगों या लोगों के द्वारा जो चुनी हुई सरकार थी और जो लोगों के प्रतिनिधि थे जो संसद में जाके बैठते थे, उनको हाशिए पर धकेल दिया। उनकी बात को कोई सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। वो कहना चाहते हैं कुछ और, लेकिन राष्ट्रपति कह रहा है नहीं, मेरी बात ही माननी पड़ेगी। यही आप देखेंगे कि राष्ट्रपति इतना शक्तिशाली हो गया कि अपनी जैसे मतलब 10 वर्ष के लिए इन्होंने अपना आप को शुरू में चुना, फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं अभी तो मैं 10 साल और जीऊंगा, 10 साल और रहूंगा, तो बूढ़ा तो मरेगा ही नहीं। तो ये सारे क्या है, बूढ़ो ही है। तो ये क्या हुआ कि 10-10 वर्ष इन्होंने आगे बढ़ाते रहे। तो अब बताइए, फिर कोई व्यक्ति अगर इनकी बात से असहमत है तो इनसे विद्रोह नहीं कर सकता। इन्होंने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि राष्ट्रपति की बात को कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा, असहमत है तो विद्रोह नहीं करेगा। असहमति किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगी, किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगी। ठीक है, असहमति किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं होगी। तो इस प्रकार से इन्होंने जो कार्यपालिका थी वो सर्वे सर्वा हो गई। और जब लोगों ने विरोध करना चाहा तो उनका विरोध भी इसका विरोध भी नहीं कर पाए और जनता साइलेंट रही, जनता कुछ नहीं कर पाई। दूसरे समाचार पत्रों पे सेंसरशिप लगा दी गई। क्या लगा दी गई, जो लोकतंत्र का जो 4th पिलर है समाचार पत्र मीडिया, उसके ऊपर क्या लगा दी, सेंसरशिप। मतलब कि जो आप न्यूज छापोगे, पहली बात तो हमसे पूछोगे कि हम जो कहेंगे वो छापोगे। अब दूसरी चीज, हम काट छांट भी कर सकते हैं आपकी न्यूजों में, आप हमारे विरोध में जो है न्यूज नहीं छापोगे। इस तरह की इन्होंने गाइडलाइन जारी कर। तो यहाँ पर भी जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उनको भी धक्का लगा। तो अब देखिए, धक्का लग रहा है, व्यवस्था शौक लग रहा है ना लोगों को कि भाई हम तो चाह कुछ और रहे थे, हम तो चाह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, और अच्छे दिन की जगह क्या हो रहे हैं, इनके अच्छे दिन आ रहे हैं, नेताओं के अच्छे दिन आ रहे हैं, हमारे तो आ ही नहीं रहे हैं। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ कि अच्छे दिन के नारे लगे थे, लेकिन अभी तक तो अच्छे दिन आए नहीं, देखते हैं कब आएंगे, है ना। फिर आती है बात न्यायपालिका की। अब दूसरी चीज कि न्यायपालिका जब सर्वे सर्वा कार्यपालिका हो गई ना, कार्यपालिका सर्वे सर्वा, तो कार्यपालिका जब सर्वे सर्वा होगी तो क्या न्यायपालिका के जो निर्णय थे वो स्वतंत्र रह पाएंगे? क्या न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाएगी? क्या वह राष्ट्रपति के बारे में बोल पाएगी, निर्णय दे पाएगी, या जनता के फेवर में कोई निर्णय दे पाएगी? शायद मुमकिन नहीं था। तो इसी प्रकार से न्यायपालिका हाशिए पर चली गई, न्यायपालिका कमजोर प्रणाली साबित हुई और जो न्यायिक संस्कृति थी उसका विकास नहीं हुआ यहाँ पर।
तो इस प्रकार से न्यायपालिका के बारे में हमने देखा। फिर अभी देखिए सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, एक घटना 2000 के आसपास हुई कि यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन थे उनका पता चला। उत्खनन शुरू हुआ यहाँ पर। उत्खनन से यहाँ पर जो प्राकृतिक जो संसाधन थे, जिसमें अपन गैस लेंगे, तेल और धातु, इनका उत्खनन हुआ और इनका निर्यात किया जाने लगा। तो निर्यात से भारी मात्रा में पैसा आया और इनकी स्थिति वापस मजबूत होने लगी। जब मजबूत होने लगी तो ये देश पुनः आर्थिक रूप से सशक्त होने लगे। तो अब हम देख रहे हैं कि कुछ जैसे रूस है या तुर्कमेनिस्तान है या उज्बेकिस्तान है, अजरबैजान है, ये सारे जो राष्ट्र हैं, इनके यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है वो भारी मात्रा में पाए जाते हैं और ये विदेशों को तेल या गैस, धातुओं की आपूर्ति करते हैं, जिनसे इन्हें काफी मात्रा में पैसा मिलता है। तो इनकी स्थिति काफी अच्छी हो गई है वर्तमान में। तो 2000 के बाद में इनकी स्थिति वापस मजबूत हो गई। अब लेकिन ये समस्या, यहाँ पर संसाधन तो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वर्तमान में भी संघर्ष बना हुआ है। जो पूर्वी यूरोप है, जैसे यूक्रेन आप देख रहे हैं, यूक्रेन संकट देख रहे हैं, तो पूर्वी यूरोप का देश है। और इधर रूस जो है उसके पास काफी मात्रा में संसाधन है, लेकिन ये यूक्रेन से या पूर्वी यूरोप के देशों से कह रहा है कि भाई आप जो है यूरोप के साथ मत जाइए, हमारे साथ रहिए। तो पूर्वी यूरोप और रूस के मध्य आज भी कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है और इससे रूस में जो ये गैस, धातु, तेल ये निकले हैं, इनके ऊपर विदेशी जो राज्य है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि भाई हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो भारत सरकार को इन्होंने ऑफर दिया कि भाई हम आपको लगभग 30% तक हम आपको कम कीमत पर तेल, गैस आपूर्ति करेंगे। जो इनके जो संसाधन है उनको भारी मात्रा में नुकसान हुआ और यहाँ की मुद्रा को भी काफी नुकसान हो रहा है। विदेशों से जो इनको आयात निर्यात हो रहा था वो भी कम हुआ है। तो ऐसे संघर्ष जो है वो किसी भी देश के लिए सही नहीं कहे जा सकते। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शॉक थेरेपी से क्या परिणाम निकले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।